Assalamualaikum everyone. How are you all? This is me Danish Aziz and you're watching my YouTube channel Study Station. I welcome to all of you on my YouTube channel. Ladies and gentlemen, our today's topic is very important from BS English Semester 5. आज हम लिटरेरी एसेज लिटरेरी मूवमेंट्स का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है रेनाइसा लिटरेचर। जी, दिस इज़ द नेम ऑफ द टॉपिक। तो देखते हैं जी इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट्स सी अबाउट द रिनाइसा। रिनाइसा क्या होता है? रिनाइसा इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रीबर्थ। रिनाइसा बेसिकली इज़ नॉट अ इंग्लिश वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड है और इस वर्ड का मतलब होता है रीबर्थ। बर्थ का मतलब होता है पैदाइश, री का मतलब होता है दोबारा पैदाइश। एक चीज़ पहले से मौजूद थी, उसका ख़ात्मा हुआ, बाद में उसी चीज़ की दोबारा से पैदाइश होगी तो हम उसको रीबर्थ बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू लुक एट द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, हम इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने के बाद हमें मौत आएगी, मौत के बाद फिर हमें एक और नई ज़िंदगी मिलेगी। तो वो जो हमारी नई ज़िंदगी होगी, मौत के बाद वो हमारी रीबर्थ होगी। तो इसी तरह जब एक चीज़ का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो जाता है और कुछ मुद्दत गुज़रने के बाद फिर उसी चीज़ का आगाज़ होता है, उसी चीज़ की पैदाइश होती है, तो उसको हम रीबर्थ कहते हैं। रिनाइसा मीन्स रीबर्थ। नाउ वो विल सी कि किस चीज़ की असल में बर्थ हुई थी। रिनाइसा लिटरेचर, ऐसा लिटरेचर जिसकी दोबारा बर्थ हुई थी। इट इज़ एसोसिएटेड विद द पीरियड ऑफ 1500 टू 1666। 160 साल ये दौर है जी, 1 सदी और 60 साल इस एज के अंदर, इस पीरियड के अंदर आते हैं। रीबर्थ, आप देखें कि कितनी ज़्यादा चीज़ों की रीबर्थ हुई होगी जिसको कवर करते करते 160 साल लगे थे। 1500 से लेके 1660 तक का जो दौर है उसको रिनाइसा लिटरेचर का दौर कहा जाता है। Its literary history renaissance is that period when in Europe Greek and Roman literature and culture had taken a new birth. अगर हम इसके लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हिस्ट्री देखें लिटरेचर के हिसाब से, तो रेनेसां वो पीरियड है जब यूरोप, ग्रीक और रोमन लिटरेचर एंड कल्चर हैड टेकन न्यू बर्थ। जब यूरोप में ग्रीक लिटरेचर ने और रोमन लिटरेचर ने एक न्यू बर्थ ली थी। अब देखिए जी, रीबर्थ किस चीज़ की हुई थी? ग्रीक लिटरेचर की और रोमन लिटरेचर की, इस चीज़ की रीबर्थ हुई थी। इट मीन्स के एक वक्त ऐसा आया था जब यूनानी लिटरेचर और रोमन लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर और रोमन लिटरेचर ख़त्म हो गया था। कुछ वक्त, कुछ अरसा गुजरने के बाद, कुछ दौरानिया गुजरने के बाद, कुछ साल गुजरने के बाद एक दफ़ा फिर से ग्रीक लिटरेचर और रोमन लिटरेचर इस दुनिया के अंदर आया था और उसी चीज़ की रीबर्थ को रिनाइसा कहते हैं। सॉरी, ठीक है जी। तो बेसिकली रिनाइसा रीबर्थ किसकी हुई थी? ग्रीक लिटरेचर की और रोमन लिटरेचर की। इट मीन्स कि एक दफ़ा ये डेड हो चुका था और दोबारा से ये वजूद में है, जिसकी वजह से इसको रिनाइसा लिटरेचर कहते हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे तो हमें इसकी हिस्ट्री पता चलेगी, भाई ये डेड कहाँ पे हुई थी और इसकी जो रीबर्थ होती है वो कहाँ से हुई थी। इन 1453 द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ग्रीक स्कॉलर्स केम टू यूरोप विद क्लासिकल बुक्स एंड स्क्रिप्ट्स। अब फॉर एग्जांपल आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा है तो उसके अंदर आपने वर्ड कुस्तुनतुनिया ज़रूर सुना होगा। वो एक मरकज़ समझा जाता था रोमन अम्पायर का, ठीक है जी। उसका जब फॉल हुआ कंस्टेंटिनोपल का, कुस्तुनतुनिया का, तो वहाँ पे जो ईसाई लोग थे, वहाँ के जो रहने वाले थे, उन्होंने उस जगह से मूव करना शुरू कर दिया, हिजरत करना शुरू कर दी और दूसरे इलाकों में जाना शुरू कर दिया। इन्हीं में से जो कुछ लोग थे उन्होंने जो रुख किया वो यूरोप का किया, ब्रिटेन की तरफ आए। और जब उन्होंने ये हिजरत कंस्टेंटिनोपल से ब्रिटेन की तरफ की तो वो अपने साथ कुछ बुक्स भी लेके आए थे और वो जो बुक्स थी वो क्लासिकल बुक्स थी
और उनके अंदर कुछ स्क्रिप्ट्स भी मौजूद थे। ठीक है जी। तो बेसिकली वो जो अपने साथ किताबें लेके आए थे वो बेसिकली ग्रीक की थी और रोमन्स का लिटरेचर लिखा हुआ था। इन इंग्लैंड विलियम कैक्सटन हैज़ एस्टैब्लिश्ड एन प्रिंटिंग प्रेस। जब हिजरत करके वो ब्रिटेन आ गए तो उनमें से एक बंदा था जिसका नाम था विलियम कैक्सटन। इसने बरतानिया आके एक प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश की, कायम की। अब उस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर क्या करता था, ये किताबें उसने पब्लिश करवाना शुरू कर दी, किताबें छापना शुरू कर दी। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इसने किताबें पब्लिश करना शुरू कर दी। जब काफ़ी ज़्यादा किताबें पब्लिश करना शुरू कर दी तो किताब जो थी वो एक आम चीज़ बन चुकी थी, वो आम लोगों तक भी पहुंची। थ्रू बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू कॉमन पीपल। तो प्रिंटिंग प्रेस कायम हुई तो बहुत सी किताबें क्वांटिटी में ज़्यादा हो गई, तो वो आम लोगों तक भी किताबें पहुंचना शुरू आ गई। तो वो जो किताबें पहुंची थी वो ग्रीक और रोमन की ही पहुंची थी जी। अब बात करते हैं जी रिनाइंसा लिटरेचर की सोल की। हर एक चीज़ की एक सोल होती है जो उस पूरी एग्जिस्टेंस को लेके चल रही होती है। फॉर एग्जांपल इंसानी जिस्म है, इंसानी जिस्म को जो चीज़ लेके चल रही होती है वो उसकी अंदर की सोल होती है, उसकी रूह होती है। तो हर एक चीज़ का एक कोर ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक चीज़ की सोल होती है। तो बेसिकली रिनाइंसा लिटरेचर की आप बात करें तो रिनाइंसा लिटरेचर की जो सोल है वो ह्यूमनिज़म कहलाती है, इंसानियत कहलाती है। ह्यूमन वर इन सेंटर। अब जो लोग थे उस वक़्त वो खुदा को मरकज़ नहीं समझते, खुदा को मरकज़ समझना उन्होंने छोड़ दिया था। इट डज़ंट मीन कि उन्होंने खुदा का इनकार कर दिया था, गॉड का उन्होंने इनकार कर दिया था, नहीं। ये इसका मतलब ये नहीं कि गॉड का उन्होंने खुदा का इनकार कर दिया। इसका मतलब ये है कि इंसानियत को उससे पहले अहमियत नहीं दी जाती थी, आम लोगों को अहमियत नहीं दी जाती थी। तो रिनाइंसा के दौर के अंदर जो सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई वो इंसानियत को ही दी गई। हर एक चीज़ को साइड पे रख दिया गया, हर एक चीज़ को अलग कर दिया गया। जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी वो ह्यूमंस को ही दी गई थी। इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू ह्यूमंस इमोशंस, इंटेलेक्ट, क्रिएटिविटी एंड पोटेंशियल। इंसान की जो खसूसियात है, जो उनके अंदर इमोशंस पाए जाते हैं, हर एक लिहाज से उनको इम्पोर्टेंस दी गई, हर एक लिहाज से उसको प्रायोरिटी दी गई। इंसानी अक़ल को तरजीह दी गई, इंसानी अक़ल को अहमियत दी गई। इंसान की जो पैदावार है, क्रिएटिविटी है, उसको अहमियत दी गई और इसके साथ साथ इंसानी सलाहियत को भी अहमियत दी गई। मीन्स कि यही कुछ बेसिक्स चीज़ें होती हैं जो इंसान के साथ कनेक्टेड होती हैं। जब इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस और वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इंसान को और इंसानियत को अहमियत मिलना शुरू हो जाएगी। दिस इज़ वाई देयर इज़ अ टच ऑफ लव, हेट, पावर, एनवी एंड एम्बिशन इन लिटरेचर। तो यहीं से दौर आगाज़ हुआ जब लिटरेचर के अंदर इंसानी इमोशंस को इंक्लूड किया गया था। अब रिनाइंसा दौर के अंदर इंसानों को अहमियत दी गई, इंसान के अंदर पाए जाने इमोशंस, फीलिंग्स को अहमियत दी गई। और इमोशंस किस तरह के होते हैं, फीलिंग किस तरह की होती है, ये आपके सामने है। लव की, हेट की, एनवी की और एम्बिशन की, ये कुछ ना फीलिंग्स पाई जाती हैं। तो जब इंसानियत को अहमियत मिली, इंसान के अंदर पाए जाने वाले इमोशंस को अहमियत मिली, तो वही इमोशंस, वही फीलिंग्स रिटन वर्क के अंदर, लिटरेचर के अंदर भी आ गए। तो रिनाइंसा के बाद का जो लिटरेचर लिखा गया था उसके अंदर आपको इंसानी फीलिंग्स भी देखने को मिलती हैं। दैन वी हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिनाइंसा लिटरेचर। अब रिनाइंसा लिटरेचर तो है लेकिन इसकी वो कौन सी खसूसियात है जो दूसरे लिटरेचर से या दूसरे योनरा से डिफरेंट है। इट हैज़ डीप कनेक्शन विद क्लासिकल, ग्रीक्स एंड रोमन राइटर्स। ठीक है जी। अब रिनाइंसा लिटरेचर का जो कनेक्टेड है ना, बेसिकली वो ग्रीक से और रोमन राइटर से कनेक्टेड है। प्रेजेंट ओल्ड थॉट्स विद न्यू व्यूज़। अब उन्होंने नए ख्यालात तो लेके आए थे लेकिन वो जो हिंट लेते थे, रेफरेंस लेते थे, वो पुरानी थॉट से ही लेते थे। और पुराना हमारे पास क्या है, ग्रीक्स और रोमन्स, इन्हीं के व्यूज़ को कॉपी करते लेकिन एक न्यू फॉर्म, एक न्यू शक्ल के अंदर प्रेजेंट दौर में वो प्रेजेंट करते थे। प्रमोट इंडिविजुअलिज्म। जी, इस दौर की दूसरी ख़ास बात क्या है कि इन्होंने इंडिविजुअलिज्म को फ़र्दन लेके चले, हर एक चीज़ को उन्होंने अलग अलग अहमियत दी। स्ट्रॉन्ग, कॉम्प्लेक्स एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स।
इस दौर का जो लिटरेचर था, जो लिखा गया था, उसके अंदर जो करैक्टर इंट्रोड्यूस करवाए गए उसके अंदर 3 खूबियाँ पाई जाती थी। स्ट्रॉन्ग किस्म के होते थे, बहुत ही आला क्वालिटी के करैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। कॉम्प्लेक्स, ऐसे करैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते थे, थोड़े से समझने में पता नहीं चलता था कि भाई हीरो का किरदार असल में है क्या चीज़। और साइकोलॉजिकल करैक्टर्स मीन्स के नफ्सियाती मरीज़ कह लें, नफ्सियात से लड़ने वाले कह लें, इमोशनल किस्म के जो करैक्टर्स थे ना, वो सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेंगे वो रिनाइंस लिटरेचर के अंदर ही मिलेंगे। ये तीसरी खूबी थी। चौथी, इंपॉर्टेंस हैज़ गिवन टू ब्यूटी एंड आर्ट। ये भी इस एज का सबसे बड़ा फैक्टर है कि इस एज के अंदर जो इंसानियत के बाद दूसरी अहमियत दी गई वो नेचर को दी गई, खूबसूरती को दी गई और इंसान के हुनर को, इंसान के आर्ट को दी गई। लास्ट चीज़, स्पेशल अटेंशन टू लैंग्वेज, स्टाइल एंड इमेजरी। इस दौर के अंदर इन 3 चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया गया था। लैंग्वेज, कि हमने जो लैंग्वेज यूज़ करनी है ना, वो इस तरह की सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी कि हर एक बंदा उसको पढ़ सके। स्टाइल के ऊपर, लिखने के अंदाज के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया। और इमेजरी मीन्स के इंसान के इमोशंस को राइज करने के लिए, इंसान के इमोशंस को बढ़ावा देने के लिए इमेजरी बहुत अलग किस्म की इसके लिटरेचर के अंदर यूज़ की गई थी। सो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिनाइंसा लिटरेचर। इससे पहले इस तरह की इंट्रोड्यूस थी वो चीज़ें नहीं करवाई गई थी। जी, इफ़ वी टॉक अबाउट पोइट्री, अगर हम रिनाइंसा के एक जॉनरा पोइट्री की बात करें कि रिनाइंसा एज के अंदर पोइट्री किस तरह की थी, सो लेट्स सी। पोइट्री फ्लरिश टू मच। इस एज के अंदर 16वीं और 17वीं सदी के अंदर पोइट्री को बहुत ज़्यादा राइज मिला था, क्योंकि इसके अंदर जो अहमियत दी गई थी वो आर्ट को दी गई थी, और आर्ट के साथ साथ दी गई थी ब्यूटी को। इफ़ यू टॉक अबाउट ब्यूटी, तो ब्यूटी के अंदर इमोशंस होते हैं, ब्यूटी के अंदर नेचर की बात होती है। एंड वेन एवर यू टॉक अबाउट ब्यूटी, वेन एवर यू टॉक अबाउट इमोशंस, तो उसके साथ जो चीज़ लिंक्ड की जाती है वो पोइट्री ही की जाती है। जो बेसिकली आपको इमोशंस, खूबसूरती, फीलिंग्स मिलेंगी ना, वो आपको शायरी के अंदर नज़र आएंगी, आपको प्रोज के अंदर बहुत कम नज़र आएगी। तो यही वो एज थी जिस एज के अंदर शायरी को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई थी। और इसके अंदर क्या कमाल का काम हुआ, न्यू फॉर्म्स, और इस एज के अंदर पोइट्री की कुछ नई फॉर्म्स आई थी, जस्ट लाइक सोनट। इस एज के अंदर सोनट का भी आगाज़ कर दिया गया था। इफ़ यू टॉक अबाउट ड्रामा इन रिनाइंसा, तो जहाँ पे पोइट्री पीक पे चल रही थी, जहाँ पे पोइट्री को एक आला मायार हासिल था, तो ड्रामा भी उससे पीछे नहीं था। ड्रामा भी अपनी ऊंचाई को छू रहा था। थिएटर वाज पॉपुलर इन कॉमन। जो थिएटर के दरवाजे थे वो आम लोगों के लिए भी खोल दिए गए थे। एक वक्त था कि जब ड्रामा देखने वाली एलीट क्लास होती थी, पॉपुलर किंग, क्वींस, प्रिंसेस लोग देखा करते थे। लेकिन रिनाइंसा लिटरेचर के अंदर थिएटर के अंदर जाने की इजाज़त, ड्रामा देखने की इजाज़त थी, जो वो आम लोगों को भी मिल चुकी थी। बिकॉज द मैन वॉज इन सेंटर। इंसान को मरकज़ी किरदार दे दिया गया था, इंसान को मरकज़ के बिल्कुल जो अहमियत थी वो उसको दे दी गई थी, जिसकी वजह से हर एक चीज़ इंसान के लिए वक़्फ़ कर दी गई थी। और जब थिएटर को वक़्फ़ किया तो उस दौर का जो ड्रामा था उसको भी बहुत ज़्यादा राइज मिला। जी, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस सम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। रिनाइंसा लिटरेचर हैड शोन अ न्यू पाथ टू इंग्लिश लिटरेचर। जी, इससे पहले जो इंग्लिश लिटरेचर लिखा गया था शायद उसके पास एक रास्ता नहीं था, उसके पास एक वे नहीं था। लेकिन जब रिनाइंसा लिटरेचर आया तो रिनाइंसा लिटरेचर ने इंग्लिश लिटरेचर को एक रास्ता दिखाया, एक ऑब्जेक्टिव दिखाया, एक उसको पाथ दिखाया जिस पे चल के जो इंग्लिश लिटरेचर है वो अपनी असली शक्ल में, असली फॉर्म में आया। इट हैड गिवन स्ट्रेंथ टू ह्यूमन टू थिंक, फील एंड क्वेश्चन। यही वो दौर था, यही वो एज थी जिसने इंसानों को अहमियत दी, इंसानों को बर्तरी दी, इंसानों को परमिशन दी। किस चीज़ की परमिशन? कि वो सोचें, वो अपनी थिंकिंग को अल्लाह लेवल पे ले जाए, सोच के उसी चीज़ को फिर फील करे कि इमोशंस को किस तरह से फील किया जाता है, ब्यूटी को किस तरह से फील किया जाता है। यू कैन से ईच एंड एवरीथिंग दे स्टार्ट फीलिंग, कि उन्होंने हर एक चीज़ को फील करना शुरू कर दिया था। एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग। अब ये एक तरतीब से चीज़ चल रही है, पहले सोचना है, सोच के बाद उसको फील करना है, जब फील करेंगे फिर आपने उसके ऊपर सवाल भी उठाना है। इस तरह की जो परमिशन थी, इस तरह की जो अहमियत थी वो इस दौर के अंदर ही मिली थी। ठीक है जी, ये था जी आपका रिनाइंसा लिटरेचर। उम्मीद करता हूँ कि आपको
मुकम्मल समझ में आ गई होगी। इसके अलावा फिर भी अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो या किसी किस्म की कोई सजेशन हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इंशाल्लाह जो आपकी क्वेरीज होगी एज सुन एज पॉसिबल हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।